हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube के इस चैनल सीटेट क्रैकर्स एकेडमी पर। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी साथी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में भी हम EVS के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इससे पहले वाला 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टा लटककर मस्ती में सोता है। बी में है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सी है स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में यह केवल 2 पेड़ पर ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन ए में है केवल बी, 2 में है केवल ए, 3 में है ए और बी, 4 में है बी और सी। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो स्लॉथ लगभग 20 घंटे सोता है, ये गलत है। ये 20 घंटे नहीं सोता, ये 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, ये सही बात है, ये सही है। और तीसरा है स्लॉथ की आयु 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष नहीं होती, ये 40 वर्ष होती है। और ये 40 वर्षों में 8 पेड़ पे रहती है, 2 पे नहीं 8 पेड़ों पे ये रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, तो केवल बी ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन 1 में है पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जाने पर जोर देती है। ऑप्शन 2 में है पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ऑप्शन 3 में है ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। ऑप्शन 4 कह रहा है इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पर्यावरण को EVS को हमारे क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है संज्ञा एवं क्रिया दोनों। दूसरा है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक। तीसरा है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। चौथा ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। इसमें करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय करता है। यूनिट टेस्ट की बात कर रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? कथन ए में है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, और चौथा विद्यार्थियों को पास या फेल घोषित करना। तो इस अगर राइट आंसर की बात करें तो कथन नंबर ए सही है, बी भी सही है। कठिनाई कहाँ हो रही है उसका निदान करना, यूनिट टेस्ट में पता चलता है कहाँ विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है। और ऑप्शन सी भी सही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को देना। ऑप्शन 4 में कह रहा है पास या फेल करना, जो सही नहीं है, ये मतलब सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें देखें तो विद्यार्थियों को पास या फेल करना हमारा प्राइमरी लेवल पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी बोर्ड पे लिखा रहता है उसको पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पाता है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए या उचित रहेगा? ऑप्शन 1 में है उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2 में है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। ऑप्शन 3 में है इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। ऑप्शन 4 में है उसे घर से ही पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर फिर कथन ए बी सी करके रहता तो ये भी इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए, ये भी आ जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
ऑप्शन 2 में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन 3 में है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन 4 में है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। केवल इससे नहीं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमें पूरे 8 राज्यों के नाम याद रखने हैं। क्या अगर अगले एग्जाम में ये 3 राज्य हटा के और अगर अगले 3 राज्य जोड़ देगा तो फिर इस हमको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें 8 राज्य के नाम याद रखने हैं जो किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? 1 में है सूशी, 2 में है मापू टोफू, 3 में है सोमजैन, 4 में है लिंग हू फैन। तो मुझे लगता है ये लगभग स्टूडेंट जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर सूशी की बात करें तो ये जापान में चलता है। मापू टोफू एक चाइनीज खाना है जिसे चाइना में चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। ऑप्शन 1 में है ओणम, पोंगल, उगादी और बीहू। ऑप्शन 2 में है पोंगल, उगादी, बीहू और लोहड़ी। ऑप्शन 3 में है ओणम, पोंगल, बीहू और लोहड़ी। ऑप्शन 4 में है ओणम, बीहू, उगादी और बीहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें हम एलिमिनेट करके भी पहचान सकते हैं, जैसे लोहड़ी पंजाब में हो गया तो ये होगा नहीं। अगर बीहू की बात करिए तो आसाम में मनाया जाता है। तो बचता कौन है? बस ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेपियोका का दूसरा नाम है। ऑप्शन 1 में है मूली, ऑप्शन 2 में है शकरकंदी, ऑप्शन 3 में है कप्पा, ऑप्शन 4 में है अदरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टेपियोका जो केरल में खाया जाता है कढ़ी के साथ, इसे कप्पा भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका कप्पा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाटा चित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या हस्तशिल्प है? ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में है उड़ीसा, ऑप्शन 3 में है गुजरात, ऑप्शन 4 में है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ वर्ली आर्ट है, और पाटा का मतलब ही कपड़ा होता है। पाटा चित्रकला कपड़े पे चित्र बनाया जाता है और इसमें मेनली हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भीटी चित्रकला प्रसिद्ध है। गुजरात में पिथौरा चित्रकला जो घर की दीवारों पे बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? ऑप्शन 1 में सीधी एवं पतली चोंच, ऑप्शन 2 में है पतली सुई जैसी चोंच, ऑप्शन 3 में हुक जैसी चोंच, ऑप्शन 4 में है तिकोने आकार की चोंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुक जैसी चोंच। अगर सीधी और पतली चोंच की बात करें तो ये कीड़ों को खाने में मदद करती है, और वे पक्षी जो पेड़ों से कीड़े निकाल के खाते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसे कठफोड़वा का नाम सुना होगा आपने। अगर लंबी और पतली चोंच की बात करें तो ये सुई जैसी जो मरमर पक्षियों में होता है, जो गुंजन या भिनभिनाने की आवाज़ निकालते हैं, इनके पास लंबी और पतली सुई जैसी चोंच होती है। जैसे हार्मिंग बर्ड को ले सकते हैं। तिकोने आकार की चोंच बीज को फोड़ने में मदद करती है, जैसे गोरैया की चोंच हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह स्थान जो दीर्घकाल में बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा? ऑप्शन 1 में है हस्तांतरण का कारण, ऑप्शन 2 में है देश प्रत्यावर्तन का कारण, ऑप्शन 3 में है पुनर्वास, और ऑप्शन 4 में पुनः स्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हस्तांतरण का कारण बनेगा ना। अगर लगातार बाढ़ कहीं आते रहता है तो आदमी वहाँ से पलायन कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन 1 में है अंडे का सैंडविच, ऑप्शन 2 में है कस्टर्ड, ऑप्शन 3 में है डोसा, ऑप्शन 4 में है भेलपूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भेलपूरी। आप देख सकते हैं इसमें ये केवल किताब से ही नहीं क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछता है, और ये सब तो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है? तो इसे तो मैप के द्वारा समझा जाएगा। तो चलिए हम लोग मैप देखते हैं।
मैप में देखें तो भोपाल यहाँ पे है, भोपाल यहाँ पे है और गैंगटोक यहाँ है और पुदुचेरी यहाँ है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया साउथ, नॉर्थ साउथ, हम कह सकते हैं ये हो गया भोपाल यहाँ है, गैंगटोक यहाँ है, पुदुचेरी यहाँ है। तो हम इसे उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व और इसे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 3 में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ऑप्शन 1 में है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, ऑप्शन 2 में है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ऑप्शन 3 में है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ऑप्शन 4 में स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन। तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। सोयाबीन में तो प्रोटीन होता है, दूध में तो विटामिन सी होता नहीं, इसलिए इसे संपूर्ण आहार मानते नहीं। और ये भी संतरा में होता है लेकिन सोयाबीन में फिर प्रोटीन रहता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें दूध है तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें सोयाबीन है तो इसमें प्रोटीन होता है, तो ये नहीं होगा। तो बचा कौन? ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? ऑप्शन 1 में छोटी मत्स्य कुड़री, ऑस्प्रे जिसे बोलते हैं, दूसरा में है सीख पर बत्तख, पिनटेल डक, तीसरा में हंसावर, फ्लेमिंगो, और ऑप्शन 4 में छोटी जलरंग, स्टिंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिंट। ये बहुत सबसे लंबी दूरी की माइग्रेंट पक्षी है। इस दक्षिण अफ्रीका से एशिया और यूरोप में आती है और यहीं प्रजनन करती है। अगर हम ऑस्प्रे की बात करें तो इसे सी हॉक, रिवर हॉक एंड फिश हॉक भी कहते हैं। ये मछलियों को पकड़ती है, जहाँ मछलियाँ रहती है जिस तालाब में उसके आसपास ये ऑस्प्रे पक्षी रहती है। अगर सिख पर बत्तख या पिंटेल डक की बात करें तो ये बत्तख की एक प्रजाति है। इस प्रजाति में नर बत्तख मादा बत्तख से बड़ा होता है। और फ्लेमिंगो तो ये एक हंस का प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनाती है गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थरों से, घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गाय के गोबर और मिट्टी से। और वर्ली आर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में चलता है। ये वर्ली आर्ट दीवार पे बनाया जाता है, लेप के दीवार पे, घर की दीवारों पे वर्ली आर्ट बनाया जाता है वर्ली जनजातियों द्वारा महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिर्च हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले के व्यापारी हमारे देश में इसे कहाँ से लाए थे? तो ऑप्शन 1 में है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 2 में है चीन, ऑप्शन 3 में है अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 में है दक्षिण अफ्रीका। ये कह रहा है मिर्च हमारे यहाँ आया कहाँ से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अमेरिका। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से आता है कॉफ़ी और भिंडी यहाँ से आएगा। अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ से पत्ता गोभी और मटर आया था। दक्षिण अमेरिका से केवल मिर्च ही नहीं, इसके साथ टमाटर और आलू भी आया था दक्षिण अमेरिका से। और पत्ता गोभी और मटर यूरोप से, दक्षिण अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी। अफगानिस्तान में तो हमको पता है ड्राई फ्रूट ज़्यादा मिलता है, चाइना में चाइनीज़ खाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थान दिया गया और पसंदीदा भोजन दिया गया है, जैसे गोवा, कश्मीर, केरला और हांगकांग। और इसके सामने दिया गया छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप, टेपियोका, कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका, और नारियल तेल में बनी समुद्री मछली, और एक है सरसों तेल में बनी समुद्री मछली। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो हम ऐसे मिला सकते हैं, जैसे गोवा का हो जाएगा नारियल तेल में बनी हुई
समुद्री मछली। अगर कश्मीर की बात करें तो इसमें हो जाएगा सरसों तेल में बनी हुई मछली। और केरला की बात करें तो कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका। और एक कौन बताया, हांगकांग में तो सांप, पकाया हुआ सांप। तो और इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक में ये मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे अनुसार थी। ए में है आरती, आयु 12 वर्ष, ये लड़की है, हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। बी में है नमन, आयु हो गया इसका 12 वर्ष और ये मेल है, बालक है, हीमोग्लोबिन इसका 8 ग्राम पर डेसीलीटर। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर बात करें तो दोनों ही अनियमितता से पीड़ित है, अनीमिया या रक्ताल्पता जिसे कहते हैं। नमन अनीमिया से पीड़ित है, आरती अनीमिया से पीड़ित है। ऑप्शन 4 में दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो फीमेल में वैसे 11.9 से 15 तक होना चाहिए, 15 तक होना चाहिए पर डेसीलीटर, ग्राम डेसीलीटर में। और मेल में भी वही 11.9 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आइडियल की बात करें तो 11.2 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विलियम एक शिक्षक है, वह अपने कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन कक्ष की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। ऑप्शन 1 में है कक्षा के सभी शरारती विद्यार्थियों को। ऑप्शन 2 में है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 में है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को। ऑप्शन 4 में है वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें अपना नेता चुनने के लिए कहेंगे, जिससे उनमें सहकारिता, सहगामी की भावना उत्पन्न होगी और ये सोशल वर्क टाइप का होगा। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, तो ये इसमें तो फिर जो कम आएगा वो तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। और टीचर अपने आप को नेता घोषित करेगा तो ये तो टीचर सेंटर हो गया, जो बच्चों के लिए तो ये मेथड अच्छा है ही नहीं। और कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थियों को ये भी नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। ऑप्शन 1 में है कक्षा चर्चा। ऑप्शन 2 में है वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन 3 में है रेशम पालन इकाई का भ्रमण। ऑप्शन 4 में है विशेष चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो हम पढ़ते हैं किताबों में और खुद आंखों से देखेंगे तो वो तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना। कक्षा चर्चा में तो पता ही नहीं चलेगा जो क्या हो रहा है, तो किताब में चर्चा कर लेंगे लेकिन देख तो नहीं पाएंगे ना, तो समझ में उतना नहीं आएगा। वृत्त चित्र और फोटो के माध्यम से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। और विशेष चर्चा से कोई फ़ायदा है नहीं, देख के जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा सटीकता से समझ में भी आएगा। और अगर किसी प्लांट का दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चे क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ जानने के लिए। और इसमें बच्चे और ऊपर वाले ये 3 ऑप्शन जो है छोड़ के, तो इसमें तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठ्यचर्या का हस्तांतरण। ऑप्शन 2 में है पाठ्यचर्या का पालन। ऑप्शन 3 में है पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। ऑप्शन 4 में है पाठ्यचर्या का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पाठ्यचर्या का निर्माण होगा तभी तो इन तीनों हो सकता है। पाठ्यचर्या रहेगा नहीं तो पाठ्यचर्या का हस्तांतरण कैसे होगा, पाठ्यचर्या का पालन कैसे होगा, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन कैसे होगा। इसलिए तो पाठ्यचर्या का होना जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। ऑप्शन 1 में है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ऑप्शन 2 में है बांस के घर। ऑप्शन 3 में है मिट्टी और फूस के बने घर। ऑप्शन 4 में है सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। जो बांस के खंभे इसलिए दिया जाता है और ये ऊंचाई ज़मीन से हो जाता है, पानी नीचे रहता है तो घर में नहीं घुसता है, और ढालू छत से बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर जाता है। इसमें 3-4 फीट ऊपर
बांस का खंभा गाड़ के उसके ऊपर से घर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर घर की बात करें तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, जो कहाँ किस तरह का घर है, लद्दाख में कैसा घर है, राजस्थान में कैसा घर है, हिमाचल में कैसा घर होता है, प्लेन एरिया जैसे बिहार यूपी में कैसा घर होता है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, दृष्टांत अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टांत अभिलेख। दृष्टांत अभिलेख वो होता है जब किसी विषय आदि को उदाहरणों, चार्ट और नक्शों आदि की सहायता से किया जाता है। जैसे किसी को लिखने के लिए बोल देगा, उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी को बोलेगा, तो फिर इससे कल्पना शक्ति ज़्यादा जगेगी, वो उदाहरण खोजेगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें बच्चे का कार्य क्षमता और बढ़ता है। अवलोकन भी ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करने में ना और टॉपिक भी क्लियर होता है और बच्चे का रचनात्मक कौशल बहुत बढ़ता है। और इसमें विद्यार्थी अमूर्त रूप से सोचते हैं, मूर्त से अमूर्त रूप कल्पना करते हैं और इससे विषय पर भी ध्यान केंद्रित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से किसने सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं? आगे चलकर उन्हें उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा है, ये कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाता है और ये भी लगभग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो सिर्फ लैंग्वेज ही बदलेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा। ऑप्शन 1 में है रोजलिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन 2 में है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन 3 में है बोमेट, ऑप्शन 4 में है रोनाल्ड रॉफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रोनाल्ड रॉफ। अगर रोजलिंड फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने, ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, इन्होंने डीएनए, आरएनए, वायरस, कोयले की आणविक संरचना, मोलिकुलर पे को समझने के लिए इनका योगदान माना जाता है। अगर ग्रेगर मेंडल की बात करें तो ये तो फादर ऑफ जेनेटिक है, ये सभी लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण डैश अध्ययन, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या, मध्य, के लिए, के साथ, के लिए, मध्य, से। अगले पे चलते हैं, के साथ, के लिए, से, के बारे में, के माध्यम से, के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर देखें पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए, तो ये सही मैच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर और चेक करके देखें तो देखते हैं, पर्यावरण मध्य अधिगम, ये तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। पर्यावरण के लिए ये ठीक है, पर्यावरण के साथ मध्य अगर यहाँ पे दे देंगे, पर्यावरण मध्य अधिगम, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, तो इसलिए गलत होगा। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण के लिए अधिगम, ये ठीक है। पर्यावरण के मध्य, पर्यावरण मध्य अधिगम, ये भी मध्य आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही, ये भी सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी है? उनको बच्चों को सेंसिटिव बनाने के लिए बोल रहा है, जो बच्चे सेंसिटिव हो, इसमें कौन सी विधि प्रभावकारी है? पहला है नारे लिखना, दूसरा है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तीसरा है वाद विवाद करना, चौथा है पोस्टर प्रस्तुति करना। तो नारे लिखने से तो कोई फायदा होगा नहीं, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना ये सही है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाद विवाद करना कक्षा में चर्चा करेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। पोस्टर प्रस्तुत करना ये भी उतना सटीक नहीं है, तो सबसे सटीक इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है, ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समाचार पत्र की क्लिपिंग देख के बच्चे सेंसिटिव होकर खबर पढ़ेंगे तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, सेंसिटिविटी पैदा होगी उनके अंदर, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है स्मरण रखना, कथन देना, सूची बनाना, चर्चा करना। स्मरण रखना तो ये तो सही नहीं है, याद रखने की बात ही नहीं होता है। मेमोरी शब्द तो निगेटिव वर्ड में आता है, मेमोरी, स्मरण रखना, कथन देना ये भी सही नहीं है, सूची बनाना ये भी सही नहीं है। चर्चा के माध्यम से हम
बच्चों का आकलन करते ही और बच्चों में भी चर्चा के माध्यम से सीखने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है, इसलिए चर्चा करना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? ऑप्शन 1 में है चौक और टॉक विधि, ऑप्शन 2 में है जग एवं मग पद्धति, ऑप्शन 3 में है जांच आधारित शिक्षण, ऑप्शन 4 में है व्याख्यान विधि। चौक एंड टॉक विधि तो ये टीचर सेंटर हो गया, ये इस काम जगमग पद्धति, जांच आधारित पद्धति, व्याख्यान विधि। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जांच आधारित विधि। व्याख्यान विधि तो बड़े क्लास के लिए होता है और व्याख्यान विधि सबसे पुराना विधि माना जाता है और ये हायर क्लास के लिए होता है और इसमें कम टाइम में व्याख्यान विधि में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज पूरा ईवीएस का एक सेट देखा 30 क्वेश्चन का, जिसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों मिक्स था। और अगला हम सोच रहे हैं सीडीपी का बनना है। सीडीपी का पूरा 30 क्वेश्चन का सेट अगला वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर का, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए